दोस्तों, फिर हमारी पहली शॉप आती है वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन शॉप। वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन शॉप वह वर्कशॉप है जहां धातु के भागों को काटने, मोड़ने, आकार देने और वेल्डिंग द्वारा जोड़ने का कार्य किया जाता है। इसका उपयोग इसका उपयोग निर्माण, मैकेनिकल और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से होता है। वेल्डिंग, जो कि एक परमानेंट जॉइंट है, मैंने बोला जिस जॉइंट को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, यानी वो जॉइंट को निकालने के लिए हमें कुछ तोड़ना पड़ता है, तो वह जॉइंट जो भी होता है परमानेंट जॉइंट होता है। जबकि टेम्परेरी जॉइंट को हम बहुत आसानी से या बिना तोड़े उसको अलग कर सकते हैं। तो वेल्डिंग जॉइंट जो है एक परमानेंट जॉइंट होता है। वेल्डिंग शॉप में जो जॉइंट बनता है वो परमानेंट जॉइंट बनता है। इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। तो मेटल को आपस में जॉइनिंग करने के लिए जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक धातु के भागों को आपस में जोड़कर एक मजबूत और उपयोगी संरचना बनाई जाती है। यह प्रक्रिया निर्माण, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। धातु जोड़ने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और मैकेनिकल जॉइनिंग, रिवेटिंग, बोल्ट, नट। इन प्रक्रियाओं में ताप, दबाव या दोनों का उपयोग करके धातु को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये वेल्डिंग शॉप में जो भी जॉइंट बनते हैं वो परमानेंट जॉइंट होते हैं। जॉइनिंग ऑफ मेटल्स, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग जो होती है बहुत टाइप की होती है। जो चित्र में उसका हमने पार्टीशन एक डायग्राम दिखा रखा है। वेल्डिंग के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आती है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग, इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की ज्वाला से धातु को पिघलाकर जोड़ा जाता है। यह पतली शीट और रिपेयर कार्यों में उपयोगी है। गैस वेल्डिंग, ठीक है। उसके बाद है आर्क वेल्डिंग। आर्क मतलब आर्क जनरेट की जाती है। इसमें इलेक्ट्रोड और धातु के बीच इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न कर वेल्डिंग की जाती है। यह सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग की जाने वाली वेल्डिंग है। उसके बाद है मिग वेल्डिंग, MIG, या मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें लगातार चलने वाली वायर इलेक्ट्रोड और इनर्ट गैस का उपयोग होता है। यह तेज और साफ वेल्डिंग देता है। इसकी वेल्डिंग जो होती है बहुत तेज और साफ होती है। कंपेरिजन आर्क वेल्डिंग। TIG टंगस्टन, इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, TIG वेल्डिंग। TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो TIG में टंगस्टन इलेक्ट्रोड और इनर्ट गैस का प्रयोग होता है। यह उच्च गुणवत्ता और सटीक वेल्डिंग के लिए जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद है पांचवा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग जो है एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एग्जाम्पल है। इसमें विद्युत प्रतिरोध से उत्पन्न गर्मी और दबाव द्वारा धातु जोड़ी जाती है। उदाहरण के तौर पे स्पॉट वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग इसके एग्जाम्पल है। स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जाम्पल है।
ठीक है, जितनी हमारी कार बॉडी, बस की बॉडी बनती है, इनमें सभी में रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज की जाती है, यानी स्पॉट वेल्डिंग यूज की जाती है। उसके बाद है थर्मिट वेल्डिंग। इसमें थर्मिट मिश्रण से उत्पन्न थर्मिट वेल्डिंग में थर्मिट मिश्रण से उत्पन्न अत्यधिक ताप द्वारा धातु को जोड़ा जाता है। इसका उपयोग रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा जो रेलवे ट्रैक हैं उनको जोड़ा जाता है। मतलब इसमें जो मिश्रण होता है उसमें उत्पन्न अत्यधिक ताप, मिश्रण में जो है इतना टेम्परेचर होता है कि जिससे जो है रेलवे ट्रैक को जोड़ने में आसानी होती है। लेज़र वेल्डिंग, इसमें लेज़र बीम से वेल्डिंग की जाती है। यह अत्यंत सटीक और आधुनिक प्रक्रिया है। लेज़र वेल्डिंग जो है सबसे सटीक और आधुनिक प्रक्रिया है, लेकिन ये महंगी है। फिर है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन, जैसे कि फ्रिक्शन की वजह से जो वेल्डिंग की जाती है, इसमें फ्रिक्शन बोलते तो घर्षण है। इसमें घर्षण से उत्पन्न गर्मी द्वारा धातुओं को जोड़ा जाता है बिना पिघलाए। ठीक है, तो साइड में हमने चार्ट दे रखा है इसका। तो सबसे पहले है वेल्डिंग प्रोसेस। अभी देखो यहाँ पे 5 प्रकार की वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया। गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ईयर वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग के 3 टाइप हैं, OAO, शॉर्ट में OAO। गैस वेल्डिंग OAO, ऑक्सी एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग मतलब जैसे रेजिस्टेंस का यूज करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस का यूज करते टाइम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूज़ करने से जो है जो वोल्टेज है वो मतलब कम प्राप्त होती है। वो मतलब मतलब जितना करंट आ रहा है उसको क्या करता है, कम करता है। तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस वर्क करने से हीटअप भी होता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो है, जो रेजिस्टेंस के कारण जो हीट जनरेट होती है उसके वजह से जो है वेल्डिंग की जाती है। उस हीट का यूज करके वेल्डिंग की जाती है, जिसमें वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आती है। जैसे बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जांपल है। BSSP, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, BSP, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जांपल है। फिर है आर्क वेल्डिंग। आर्क मतलब आर्क जनरेट की जाती है जिसमें, जैसे कार्बन आर्क, मेटल आर्क, प्लाज्मा आर्क, गैस मेटल आर्क, मिग और टिग, प्लाज्मा, मेटल और कार्बन आर्क जो है आर्क वेल्डिंग के एग्जांपल है। उसके बाद न्यूअर वेल्डिंग। न्यूअर वेल्डिंग यानी एडवांस वेल्डिंग बोले तो लेज़र एडवांस ही है। इलेक्ट्रोबीम और लेज़र वेल्डिंग जो है न्यूअर वेल्डिंग है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग बोले तो फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजन और एक्सप्लोसिव जो है ये सब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के एग्जांपल है। तो यहाँ पे कुछ वेल्डिंग शॉप के टूल दिखाए गए हैं। आर्क वेल्डिंग शॉप के हैंड टूल क्या है? तो सबसे पहले है चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर क्या है? चिप किसको बोलते हैं? जब कोई मेटल की प्रोसेस होती है तो मेटल में मशीनिंग क्रिया करते हैं तो उसमें से चिप क्रिएट होती है। तो ऐसे ही जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें स्पैटर चिपक जाता है ना। तो चिपिंग हैमर क्या है? यूज टू रिमूव स्लैग आफ्टर वेल्डिंग, वन एंड इज पॉइंटेड एंड द अदर एंड इज फ्लैट और चीजल से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वन एंड जो है पॉइंटेड है एंड अदर एंड इज चीजल शेप्ड है। ठीक है, तो चिपिंग हैमर एक हाथ से चलने वाला औजार है जिसका उपयोग वेल्डिंग के बाद
वेल्ड जॉइंट की सतह से स्लैग, स्पैटर और फ्लक्स हटाने के लिए किया जाता है। इसका हैंडल प्रायः स्प्रिंग टाइप का होता है, जिससे हाथ पर झटका कम लगता है। इसके सिर का एक सिरा नुकीला होता है, जिसमें सबसे स्लैग तोड़ा जाता है, और दूसरा सिरा चपटा या छेनी आकार का होता है, जिससे ढीला स्लैग खुरचा जाता है। ठीक है, ये है वेल्डिंग चिपिंग हैमर। उसके बाद सेकंड टूल है वायर ब्रश या स्लैग ब्रश। स्लैग हटाते हैं इसलिए उसको स्लैग ब्रश भी बोल देते हैं, नहीं तो वायर ब्रश। ठीक है, इसका चित्र भी यहाँ पे दिखाया गया है। वायर ब्रश यानी ये जो ब्रश है वो वायर से बना होता है। ठीक है, एक हाथ से चलने वाला सफाई औजार है, जिसका उपयोग वेल्डिंग के बाद वेल्ड सतह से स्लैग, जंग, धूल और वेल्ड स्पैटर हटाने के लिए किया जाता है। इस ब्रश में स्टील वायर के कड़े जैसे होते हैं और इसका हैंडल लकड़ी, प्लास्टिक या धातु का हो सकता है। स्लैग को चिपिंग हैमर से तोड़ने के बाद बचे हुए कणों को हटाने के लिए वायर ब्रश का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले चिपिंग हैमर का उपयोग करते हैं, उसके बाद वायर ब्रश का उपयोग करते हैं। उसके बाद है एंगल ग्राइंडर। ग्राइंड करना मतलब ग्राइंडर। ठीक है, ऑनलाइन डेफिनेशन में with grinding and cutting dishes used for surface preparation, cleaning and finishing weld required power। यानी ग्राइंडर को चलाने के लिए तो पावर की ज़रूरत पड़ती है। एंगल ग्राइंडर एक विद्युत चलित या बैटरी चलित पोर्टेबल मशीन है। ठीक है, जो लाइट से भी चलता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी ऑपरेट होता है, जिसका उपयोग धातु, पत्थर और अन्य कठोर सामग्रियों की कटिंग, ग्राइंडिंग, लीवरिंग और पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। यह वेल्डिंग और फैब्रिकेशन कार्यों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। इसमें उच्च गति पर घूमने वाला एब्रेसिव डिस्क कटिंग व्हील लगा होता है, जो गियर मैकेनिज्म द्वारा मोटर से जुड़ा रहता है। सामान्यतः इसकी गति 8000 से 11000 आरपीएम मूल्य को राउंड पर मिनट होती है। डिस्क के आकार प्रायः 100 mm, 115 mm और 230 mm होते हैं, जिसके मुख्य भाग है इलेक्ट्रिक मोटर, गियर हेड, ग्राइंडिंग या कटिंग डिस्क, साइड हैंडल, सेफ्टी गार्ड। ये इसके मेन अभिन्न अंग है। इसके बारे में आपको यहाँ पे चित्र में जो उसकी बॉडी पार्ट है उसको मेंशन किया गया है। फिर है सी क्लैंप। क्लैंप मतलब क्लैंप करने के काम आता है। किसी चीज़ को क्लैंप में, है ना, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई जॉब बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसको क्लैंप में हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तो क्लैंप की ऑनलाइन डेफिनेशन है होल्ड पीसेस फर्मली बिफोर द ड्यूरिंग वेल्डिंग। ठीक है, होल्ड पीसेस फर्मली बिफोर एंड ड्यूरिंग वेल्डिंग। सी क्लैंप एक यांत्रिक फिक्सिंग टूल है, जिसका उपयोग वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने और स्थिर रखने के लिए किया जाता है। विशेषकर वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग और असेंबली कार्यों में इसका फ्रेम सी आकार का होता है, जो सामान्यतः कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील से बना होता है। तो यहाँ पे आपको सी क्लैंप दिखाया है और इसके बॉडी पार्ट्स भी आपको दिखाए गए। फिर है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का ऑनलाइन डेफिनेशन है हेल्प पोजिशन राउंड स्टॉक्स और एंगल्स एट राइट एंगल्स। वी ब्लॉक क्या है? एक सटीक होल्डिंग और सपोर्ट टूल है, जिसका उपयोग सिलेंड्रिकल वर्कपीस को स्थिर और सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मशीन शॉप, इंस्पेक्शन और मार्किंग कार्यों में किया जाता है। यह सामान्यतः हार्ड स्टील या कास्ट आयरन से बना होता है। इसके ऊपर 90 डिग्री का वी आकार का ग्रूव बना होता है, जिसमें रॉड, शाफ्ट या पाइप को रखा जाता है। कई वी ब्लॉक के साथ क्रैंप भी दिया जाता है, जिसे वर्कपीस मजबूती से पकड़ा जा सके। इसके मुख्य तकनीकी बिंदु हैं वी एंगल 90 डिग्री का होता है, जो नीचे 90 डिग्री का है। सामग्री यानी जो वी ब्लॉक बनाया है वो स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। इसकी जो
सटीकता है वो उच्च है, एक्यूरेसी, ठीक है। वी ब्लॉक का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। फिर है सेंटर पंच, पंच मारना है ना, पंच मारना वो भी सेंटर में। तो सेंटर पंच क्या है, इसकी ऑनलाइन डेफिनेशन है, मार्क्स ड्रिलिंग लोकेशन एंड हेल्प्स गाइड एक्यूरेट होल प्लेसमेंट, ठीक है। यानी सेंटर पंच एक हाथ से चलने वाला मार्किंग टूल है जिसका उपयोग ड्रिलिंग या मशीनिंग से पहले वर्कपीस की सतह पर सटीक केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। इससे ड्रिल बिट फिसलती नहीं है और सही स्थान पर छेद बनता है। यह सामान्यतः हार्डाइट टूल स्टील से बना होता है, हार्डाइट टूल स्टील से बना होता है और इसका अग्रभाग नुकीला लगभग 60 डिग्री कोण होता है। हथौड़े से हल्का प्रहार करने पर सतह पर एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है। इसके जो मुख्य तकनीकी बिंदु है, जो सेंटर पंच है यह हार्ड एंड टूल स्टील से बना होता है। टिप एंगल लगभग 60 डिग्री होता है। यह हैंड पंच भी होता है और ऑटोमेटिक सेंटर पंच भी होता है, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक भी होता है और हैंड मैनुअल भी होता है, ठीक है। फिर है वेल्डिंग ग्लव्स। वेल्डिंग ग्लव्स वन लाइन डेफिनेशन, प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम हीट स्पार्क एंड यूवी, ठीक है। हैंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट स्पार्क एंड यूवी, यानी वेल्डिंग ग्लव्स व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE है। PPE बोले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है PPE। उपयोग वेल्डिंग के दौरान हाथों को उच्च तापमान, चिंगारियों, स्पैटर और विद्युत जोखिम से बचाने के लिए किया जाता है। ये सामान्यतः हीट रेजिस्टेंस लेदर जैसे काउहाइड, गोट स्किन या स्प्लिट लेदर से बनाए जाते हैं, ठीक है। और अंदर से इंसुलेटेड लाइनिंग दी जाती है। इसकी सिलाई प्रायः केवलर या हीट रेजिस्टेंस धागे से की जाती है। दस्तानों की लंबाई अधिक होती है ताकि कलाई और अग्रभुजा सुरक्षित रहे। तो ये मेन पर्पज है किसका, वेल्डिंग ग्लव्स का। फिर है सेफ्टी ग्लासेस। सेफ्टी ग्लासेस वन लाइन डेफिनेशन, प्रोटेक्ट आइज ड्यूरिंग वेल्डिंग, प्रोटेक्ट आइज ड्यूरिंग वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग के टाइम हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जिसका उपयोग वेल्डिंग शॉप में आँखों को चिंगारियों, धातु कणों, स्लैग, धूल और तेज रोशनी से बचाने के लिए किया जाता है। ये वेल्डिंग हेलमेट के साथ भी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सामान्यतः इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पॉलीकार्बोनेट लेंस से बने होते हैं जो उच्च गति वाले कणों के प्रभाव को सहन कर सकते हैं। लेंस पर अक्सर UV प्रोटेक्शन, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन और एंटी स्क्रैच कोटिंग होती है। कुछ सेफ्टी ग्लासेस साइड शील्ड के साथ आते हैं जिससे आंखों के किनारे भी सुरक्षित रहते हैं। फिर है वेल्डर्स एप्रॉन, लेदर, प्रोटेक्ट क्लोथिंग एंड स्किन। जो एप्रॉन है उसका कार्य क्या है, प्रोटेक्ट क्लोथिंग एंड स्किन, जो हमारे कपड़े और स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वेल्डिंग एप्रॉन एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, ये भी एक PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जिसका उपयोग वेल्डिंग कार्य के दौरान शरीर के सामने वाले हिस्से को उच्च तापमान, चिंगारियों, पिघली धातु के स्पैटर और गर्म स्लैग से बचाने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः हीट रेजिस्टेंस लेदर, स्प्लिट लेदर, काउहाइड या फ्लेम रेजिस्टेंट फैब्रिक से बनाया जाता है। एप्रॉन गर्दन और कमर पर एडजस्टेबल स्ट्रैप्स
के माध्यम से पहना जाता है, जिससे यह सुरक्षित और आरामदायक फिट प्रदान करता है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोड होल्डर, केबल कनेक्टर, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर से जो है केबल जो रहती है कनेक्ट रहती है ना, तभी तो करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रोड होल्डर क्या है? एक आवश्यक वेल्डिंग एसेसरीज है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोड को पकड़ने और उसमें वेल्डिंग करंट प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। यह वेल्डर को इलेक्ट्रोड को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से संचालित करने में सहायता करता है। ठीक है, यह जो है सामान्यतः कॉपर, ब्रास कंडक्टर और बाहर से हीट व इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड हैंडल से बना होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर, ब्रास कंडक्टर और बाहर से हीट व इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड हैंडल से बना होता है। इसमें स्प्रिंग या स्क्रू मैकेनिज्म होता है जिससे विभिन्न साइज के इलेक्ट्रोड को मजबूती से पकड़ा जाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर में हम इलेक्ट्रोड को मजबूती से पकड़ता है। ठीक है, मुख्य तकनीकी बिंदु क्या है इसके? कंडक्टिव भाग है कॉपर और ब्रास, यहाँ पे करंट फ्लो होता है कॉपर और ब्रास में। हैंडल जो है हीट और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड है। हैंडल जो होना चाहिए उसमें जो हीट जनरेट हो रही है वो हमको हीट से प्रोडक्शन रहना चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड रहता है। ठीक है, इसके मुख्य तकनीकी बिंदु क्या है? कंडक्टिविटी भाग कॉपर और ब्रास है जहाँ पे करंट फ्लो होता है। हैंडल है, सीट और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कंपलसरी है वहाँ पे। और करंट रेटिंग जो होती है 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 400 एम्पियर आदि इसकी करंट रेटिंग होती है। अब हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर से इलेक्ट्रोड पकड़ रहे थे, तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में यहाँ पे देखेंगे। देखो जैसे चित्र में दिखाया गया है सभी पार्ट और उसके बॉडी पार्ट का नाम भी दिखाया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, इलेक्ट्रोड कोर वायर सील्डेड और हैवी कोटिंग, ठीक है, और क्रॉस्ड सील्ड। ये इलेक्ट्रोड जो रहता है ये 2-3 लेयर्स इसके अंदर रहती हैं, तब जाके कंप्लीट एक इलेक्ट्रोड हमको मिलता है। तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एक धातु रॉड या वायर होती है। जो इलेक्ट्रोड है वो एक धातु हो सकती है या वायर होती है, जिसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में आर्क उत्पन्न करने और फिलर मेटल प्रदान करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड का यूज जो है एक तो आर्क के लिए, और जो जोड़ को हम जोड़ रहे हैं वहाँ पे जो गैप है उस गैप को फिल करने के लिए एक फिलर भी जो है उसी इलेक्ट्रोड में होता है। यानी एक धातु रॉड या वायर है जिसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में आर्क उत्पन्न करने और फिलर मेटल प्रदान करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड पर लगी फ्लक्स कोटिंग वेल्ड पुल को वायुमंडलीय गैसों से बचाती है और स्लैग बनाती है। ठीक है, जहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं जो बाहर की जो भी वायुमंडलीय गैसेस हैं उनसे हम उससे जो है वो क्या करती है, ब्रेक कर देती है, और जो वेल्डिंग है वो प्रॉपर वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो मुख्य तकनीकी बिंदु क्या है इसके? वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूमेबल है। उसमें जो कोटिंग चढ़ी रहती है सेलुलोज, रूटाइल, बेसिक आदि की कोटिंग चढ़ी रहती है। जो इसके साइज हैं वो 2.5 mm से 3.15 mm और 4 mm तक के इसके साइज होते हैं। ठीक है, यह है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। यानी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में 2-3 लेयरें होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड कोर वायर अंदर रहता है, उसके सील्डेड और हैवी कोटिंग रहती है उसके बाहर से। ठीक है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो है इनके क्लासिफिकेशन। अब जो इसके क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे होते हैं वो बताए गए थे। तो
वेल्डिंग इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन उपयोग के आधार पे। अभी हमें यूज के आधार पे इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का। हमको वेल्डिंग क्या करना है और उस वेल्डिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोगी है। तो उपयोग के आधार पे क्या है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के दौरान पिघलकर जॉइंट का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरणतः MS और SS इलेक्ट्रोड। जब तुम इलेक्ट्रोड होल्डर से इलेक्ट्रोड को पकड़ते हो, जब आप वेल्डिंग करते हो तो इलेक्ट्रोड छोटा होता जाता है, यानी ये है वो इलेक्ट्रोड MS और SS इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, वेल्डिंग के दौरान पिघलकर जॉइंट का हिस्सा बन जाते हैं उपयोग के आधार पर, जो कंज्यूमेबल है। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है पिघलते नहीं हैं, केवल आर्क उत्पन्न करते हैं। वो जो होते हैं केवल जो आर्क है वो उत्पन्न करते हैं, जैसे टंगस्टन इलेक्ट्रोड TIG। ठीक है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होते हैं केवल आर्क उत्पन्न करते हैं, जबकि वो पिघलकर जो है जॉइंट का हिस्सा नहीं बनते। तो जो कंज्यूम होता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो गई, जो नॉन कंज्यूम नहीं होता है, खाली आर्क उत्पन्न करता है, वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में TIG, टंगस्टन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, इसका एग्जाम्पल नॉन कंज्यूमेबल। फिर है कोटिंग और फ्लक्स के आधार पर। मैंने बोला कि जैसे इलेक्ट्रोड रहता है उसमें कोटिंग कंपलसरी रहती है। कोटिंग से क्या होता है, जो बाहर का डस्ट वस्ट है वो हमारे वेल्डिंग जॉइंट को इफेक्ट नहीं करता है। तो कोटिंग के आधार पे तो किस किस चीज़ की कोटिंग होती है, देखो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में सेलुलोज कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं, रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं, बेसिक लो हाइड्रोजन कोटेड होते हैं, और एसिड कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं। सेलुलोज कोटेड गहरी पैड पाइप वेल्डिंग में उपयोग होते हैं। पाइप को अगर हमने वेल्डिंग करना है तो सेलुलोज कोटेड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। रूटाइल कोटेड स्मूथ आर्क, आसान और संचालन, मतलब आसान होते हैं, स्मूथ आर्क पैदा होती है, जिन पे कार्य करना आसान है। बेसिक लो हाइड्रोजन कोटेड, उच्च मजबूती, कम क्रैकिंग, ये हाई स्ट्रेंथ है वेल्डिंग करने के लिए हम इस इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। एसिड कोटेड, अच्छी फिनिश, अगर हमें किसी में फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो एसिड कोटेड इलेक्ट्रोड का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। और करंट के आधार पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो AC और DC दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, कोर वायर सामग्री के आधार पर, अब जो इलेक्ट्रोड है मैं बोला उसके अंदर कोई मेटल या वायर होता है, तो उसके आधार पर माइल्ड स्टील MS इलेक्ट्रोड, स्टेनलेस स्टील SS इलेक्ट्रोड, कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड, अलॉय स्टील इलेक्ट्रोड आदि होते हैं, प्रकार के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होते हैं। फिर है आपका साइज के आधार पर, जो इलेक्ट्रोड का साइज है वो 2 mm से लेकर 4 mm के बीच में होता है, आदि के बीच में होता है। ठीक है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड के बारे में। अब मैंने ये बोला है जो इलेक्ट्रोड जॉइंट के समय इलेक्ट्रोड का काम भी करते हैं, यानी आर्क भी उत्पन्न करते हैं और उस जॉइंट का हिस्सा भी बन जाते हैं, तो कंज्यूमेबल है ना। तो ये हो गई। उसके बाद हो गए फिलर रॉड, जैसे इलेक्ट्रोड रहते हैं वैसे फिलर रॉड भी है। देखिए फिलर रॉड का उपयोग गैस वेल्डिंग, अब देखो फिलर रॉड का उपयोग जो है गैस वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और ब्रेजिंग में जॉइंट को भरने के लिए किया जाता है। इसका सही चयन वेल्ड की मजबूती, गुणवत्ता और धातु कर्मीय के लिए आवश्यक होता है। तो फिलर रॉड का क्लासिफिकेशन बेस मेटल के अनुसार, बेस मेटल के अनुसार क्या है, माइल्ड स्टील,
फिलर रॉड, स्टेनलेस स्टील फिलर रॉड, एल्यूमिनियम फिलर रॉड, कॉपर ब्रास फिलर रॉड, कास्ट आयरन फिलर रॉड। वेल्डिंग प्रक्रिया के अनुसार गैस वेल्डिंग फिलर रॉड, टीआईजी वेल्डिंग फिलर रॉड, एमआईजी वेल्डिंग वायर फिलर के रूप में होता है। कंपोजिशन के अनुसार कार्बन स्टील फिलर रॉड, लो अलॉय स्टील फिलर रॉड, हाई अलॉय निकेल बेस्ड फिलर रॉड। कोटिंग के आधार पर बिना कोटिंग फिलर रॉड टीआईजी और गैस वेल्डिंग में यूज होते हैं। फ्लक्स कोटेड फिलर रॉड, ब्रेजिंग विशेष गैस वेल्डिंग में फ्लक्स कोटेड फिलर रॉड का यूज होता है। साइज के अनुसार ये 1.6 mm से 3.2 mm के बीच में होते हैं। उपयोग के आधार पर स्ट्रक्चरल, बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेल्डिंग, प्रेशर वेसल और पाइप वेल्डिंग में जो है फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। फिर वही है, धातु के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल। फिलर रॉड वह धातु होती है जिसे वेल्डिंग के दौरान जॉइंट में फिलिंग मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो फिलर रॉड जो है, ठीक है, तो धातु के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल। माइल्ड स्टील फिलर रॉड सामान्य स्टील वेल्डिंग में उपयोग होती है। कार्बन स्टील फिलर रॉड मध्यम व उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग होती है। स्टेनलेस स्टील फिलर रॉड जंगरोधी स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होती है। एल्यूमिनियम फिलर रॉड एल्यूमिनियम व उसके अलॉय की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। कॉपर ब्रास फिलर रॉड कॉपर ब्रास व ब्रॉन्ज की वेल्डिंग में प्रयोग होती है। कास्ट आयरन फिलर रॉड कास्ट आयरन पार्ट्स की मरम्मत व वेल्डिंग के लिए प्रयोग होती है। वेल्डिंग प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण बेस्ड ऑन वेल्डिंग प्रोसेस। गैस वेल्डिंग फिलर रॉड ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में यूज होती है। उपयोग टीआईजी वेल्डिंग फिलर रॉड वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त। एमआईजी वेल्डिंग फिलर रॉड वेल्डिंग में निरंतर फीड वायर के रूप में यूज होती है। कोटिंग के आधार पर बिना कोटिंग वाली फिलर रॉड सामान्य गैस और टीआईजी वेल्डिंग में उपयोग होती है। कोटेड फिलर रॉड को विशेष कार्यों में फ्लश कोटिंग के साथ, ठीक है। उपयोग के आधार पर वर्गीकरण बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। सामान्य वेल्डिंग फिलर रॉड हार्ड केसिंग फिलर रॉड खिंचाव रोधी स्तव बनाने के लिए हार्ड फेसिंग फिलर रॉड का उपयोग होता है। मरम्मत कार्य हेतु फिलर रॉड का उपयोग होता है। तो जो इलेक्ट्रोड हैं बहुत सारे मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोड में एक कोडिंग होती है, कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। इसका वन लाइन डेफिनेशन है, एक मानक प्रणाली है जिससे इलेक्ट्रोड की मजबूती, पोजीशन, कोटिंग और करंट टाइप की जानकारी मिलती है। सामान्यतः यह कोड AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी मानक के अनुसार होता है, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी मानक के अनुसार होता है, जैसा कि आपने चित्र में भी देखा रखा। देखो AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। अब देखो AWS A51 कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड फॉर SMAW। अब इसमें जो है इलेक्ट्रोड है E6010, तो इसमें E फॉर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। 6 और 0 जो है मिनिमम टेंसाइल इनके SI में आई। उसके बाद है पोजीशन, टाइप ऑफ कोटिंग एंड करंट की वैल्यू। इलेक्ट्रोड कोड का सामान्य रूप E6013। इलेक्ट्रोड कोड का अर्थ है E6013। उदाहरण से ये एग्जांपल है, माना जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर ये नंबर पड़ा रहेगा, ठीक है, एक कोड पड़ा रहेगा।
उस कोड को पढ़ना आना चाहिए आपको। इसमें ई फॉर इलेक्ट्रोड है, यह दर्शाता है कि यह आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग होने वाला इलेक्ट्रोड है। यानी आर्क वेल्डिंग में हम यूज कर रहे हैं तो ई उसमें कोड होना चाहिए। पहले दो अंक 60, जैसे एग्जांपल दे रखा है हमको, पहले दो अंक 60, टेंसाइल स्ट्रेंथ 60 यानी 60,000 PSI, लगभग 410 MPa मेगा पास्कल। यह वेल्ड मेटल की अधिकतम तन्य शक्ति बताता है। तीसरा अंक जो है वो क्या है, 1 है। 1 जो है वेल्डिंग की पोजीशन को बताता है। यह बताता है कि इलेक्ट्रोड बिना पोजीशन में उपयोग किया जा सकता है। वन सभी पोजीशन, फ्लैट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, मतलब जो पोजीशन की बात चल रही है वो फ्लैट पोजीशन, हॉरिजेंटल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन या ओवरहेड पोजीशन में यूज किया जा सकता है ये वाला इलेक्ट्रोड। दो, अगर एक की जगह पे दो होगा तो यह केवल फ्लैट और हॉरिजेंटल के लिए यूज होगा, और तीन अगर वहाँ पे होगा डिजिट तो यह केवल फ्लैट वेल्डिंग के लिए ही यूज होगा। अंतिम अंक 3 जो है वो क्या है, फ्लक्स, कोटिंग और करंट प्रकार। यह सबसे महत्वपूर्ण अंक है। यह बताता है फ्लक्स का प्रकार और AC DC करंट की उपयुक्तता को दिखाता है। तो अंतिम डिजिट 3rd है, ठीक है।